और आज की बड़ी बहस होगी घुसपैठियों के हमदर्द क्यों एसआईआर बना विपक्ष का दर्द। फर्जी वोटरों के खिलाफ ईसी ने अभियान चलाया तो घुसपैठियों की नींद उड़ गई। अवैध तरीके से भारत में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या अपने घर लौटने लगे। एसआईआर के डर से सड़क किनारे महिलाएं, पुरुष और बच्चे अपने चेहरे पर डर लिए बैठे हैं। उनके पास बैग, कंबल और बक्से पड़े हैं, जो ये बताता है कि वो जल्दी जल्दी अपने घर छोड़कर बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो ये बयां कर रही हैं कि भारत में फर्जी वोटरों का जमावड़ा है। लेकिन फिर भी विपक्ष के लिए एसआईआर सिरदर्द बना है। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद अब एसआईआर के विरोध में विपक्षी दल लामबंद हो रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि ज्यादातर नाम मुस्लिम बाहुल्य या फिर विपक्षी इलाकों सीमांचल, नेपाल, बांग्लादेश बॉर्डर से सटे क्षेत्र से कटे हैं, जिससे 2025 बिहार चुनाव में एनडीए को फायदा हुआ है। ऐसे में बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया ने भी यूपी में हो रहे एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, तो वहीं अखिलेश यादव एसआईआर को बीजेपी का चुनावी एजेंडा बता रहे हैं। सपा ने आरोप लगाया कि बीएलओ और अधिकारियों की नियुक्ति जाति धर्म के आधार पर हो रही है। ऐसे में सवाल है कि जब प्रदेश में वोटों का शुद्धिकरण हो रहा है तो फिर विपक्ष को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्या सपा घुसपैठियों के साथ खड़ी है? क्या सपा अपने घुसपैठिए वोट को बचाना चाहती है? आज इन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको सुनवाते हैं। बंगाल में एसआईआर होगा। बंगाल में जंगल राज को समाप्त किया जाएगा। अब बंगाल से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला जाएगा। जो खेल हमें देखने को मिला बिहार में कि तमाम वो सीटें आरजेडी हार गई, पॉपुलर पार्टी होने के बाद भी, सबसे पॉपुलर तेजस्वी चेहरा होने के बाद भी, जहां पर एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट कटे थे। इसलिए एसआईआर में समय मिलना चाहिए। और देखिए कितनी सूझबूझ वाली बीजेपी पार्टी है जो चुनाव उससे मिली हुई है कि जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं, सबसे ज्यादा लोग व्यस्त हैं शादियों में, तब एसआईआर यूपी में चल रही है। जो एसआईआर है उसकी पूरी प्रणाली व्यवस्था जो है असंवैधानिक है, ये संविधान में स्पष्ट रूप से अंकित है। सवाल ये है कि अगर एसआईआर कराना है तो इतनी जल्दीबाजी क्यों? एक महीने में कौन सा एसआईआर हो जाएगा? तो वो जो क्राइटेरियाज तय किए गए हैं, तो उनको देखते हुए ये एसआईआर छोटा एनआरसी के तौर पे हम लोग इसको मानते हैं। ये डुप्लीकेट वोट काटने के बहाने, जो घुसपैठियों के बहाने तरह तरह की जो बातें करते हैं। आपने बिहार में एसआईआर होते देखा, वहां पर घुसपैठिए तो नहीं मिले, लेकिन आप फिर उत्तर प्रदेश में आप ये काम कर रहे हैं और भी प्रदेशों में हो रहा है। तो एसआईआर इससे पहले वो, हमें एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसआईआर की टाइमिंग और सिस्टम और तरीके से हमें परेशानी है। घुसपैठियों के आखिर हमदर्द क्यों बन रहे हैं विपक्ष, और उनके लिए एसआईआर सिरदर्द क्यों है? फर्जी वोटर का हिसाब, फर्जी वोटरों की छटाई, सपा क्यों घबराई? एसआईआर का हंटर, घुसपैठियों में डर। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, विपक्ष को क्यों है टेंशन? एसआईआर का सताया डर, घुसपैठिए चले घर। तो एसआईआर का हंटर चल रहा है और इससे घुसपैठियों में डर नजर आ रहा है। वोटर लिस्ट का जब शुद्धिकरण हो रहा है तो फिर इसके लिए इतनी परेशानी और इतनी टेंशन विपक्षियों को क्यों हो रही है?
तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले एक एक करके मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अवधेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। अवधेश पांडे जी बहुत स्वागत है आपका। अतुल यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। अतुल यादव जी आपका भी बहुत स्वागत है। रतन तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से। रतन तिवारी जी बहुत स्वागत आपका। और डॉक्टर सुनील कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सुनील जी आपका भी बहुत स्वागत है। और ग्राउंड से हमारे सहयोगी के एन पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुनील कौशिक जी, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे को लेकर हम लगातार देख रहे हैं। जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई तब वहां पर बवाल हुआ। अब जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है तो हम देख रहे हैं वहां पर भी बवाल हो रहा है। जो घुसपैठिए हैं वो बांग्लादेश जाना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बस हमें किसी भी तरह से बांग्लादेश जाना है। कई बार हमने ये चीजें भी देखी हैं, कई प्रवक्ता विपक्षी पार्टियों के ये कहते हुए नजर आए हैं कि बिहार में जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो अलग सिनेरियो है, उनका उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एसआईआर नहीं होने देंगे उत्तर प्रदेश में। क्यों ये इतनी बड़ी परेशानी की वजह विपक्षी पार्टियों के लिए बन रही है? इसकी टाइमिंग पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? इसकी प्रक्रिया पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि किसी प्रक्रिया पर कोई आरोप लगाने की आवश्यकता है। लोकतंत्र को मजबूत करना है और ऐसी अलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को संवैधानिक व्यवस्थाओं से बाहर करना है, तो ये सारे राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है। यदि संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है तो संविधान निर्माताओं ने निश्चित तौर से कुछ न कुछ खामियां देखी होंगी, तब एसआईआर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई और देश ने उसको, और हर 20 साल बाद, ऐसा तो है नहीं हर वर्ष एसआईआर कार्यक्रम हो रहा है, यदि 20 साल बाद कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है तो हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम आसपास कौन लोग रह रहे हैं, कौन लोग नहीं रह रहे हैं, किसके 2 वोट, किसके 4 वोट हैं, किसके 10 वोट हैं, इससे निजात कैसे मिले। ये बीएलए और बीएलओ की जिम्मेदारी है। राजनीतिक दल से बस मैं यही अपील करूंगा कि आरोप लगाने की अपेक्षा बूथ लेवल पर अपने एजेंट सशक्त खड़े करें, निगरानी बहुत अच्छे से रखें, ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करें कि जिससे ऊपर तक बातें पहुंच सकें, ऐसी व्यवस्था बनाएं कि कम से कम तत्काल उसकी सुनवाई हो। ये तो सब बातें छपती हैं जी, और होनी भी चाहिए। यदि कहीं कोई व्यवस्था में रुकावट आ रही है, कोई राजनीतिक दल का या सरकार का दखल महसूस हो रहा है, हमेशा इस देश के न्यायालयों के दरवाजे खुले रहे। इस देश के न्यायालय रात को 2-2 बजे भी खुले, हम सब ने देखा है। यदि ऐसी कहीं व्यवस्था दिख रही है राजनीतिक दलों को जहां जहां की सरकारें यदि गलत तरीके से एसआईआर कार्यक्रम का उपयोग या दुरुपयोग कर रही हैं, न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं। अब वो राजनीतिक संगठन यदि आरोप लगाते हैं, अब जैसे बिहार की मैं आपसे बात कहूं, 2013 के बाद संगठन का विस्तार, 2013 में जो जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष थे वो आज 2025 में भी काम कर रहे हैं। 2017 के बाद राज्य समिति का गठन ही नहीं हुआ। 2017 के बाद केवल राज्य के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ही बदले जाते रहे। तो आप बूथ लेवल पर कैसे लड़ पाएंगे जब तक आपके पास सशक्त संगठन नहीं होगा? और आप ये कहें कि हमारे पास संगठन नहीं है तो क्या अलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पनपने देंगे? यही तो लोकतंत्र है। जहां आपकी लड़ने की व्यवस्थाएं आपके पास नहीं है तो आप लोकतंत्र की बातें कैसे कर सकते हैं? आपकी विचारधारा से लड़ने के लिए लोग बूथ लेवल पर नहीं खड़े हैं तो आप किस लोकतंत्र की बात करते हैं? आपके पास कम से कम वो चक्रव्यूह होना चाहिए जो कोई भी इसमें फंसाने का प्रयास करे। बिल्कुल, क्योंकि सुनील जी अभी लगातार अगर हम बात करें इंडी गठबंधन की भी अगर हम बात करें तो बार बार अब अंदर से भी विरोध की चीजें नजर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर आपको बीजेपी से लड़ना है तो आपको बीजेपी जैसा होना पड़ेगा, आपको ग्राउंड पर काम करने की जरूरत है, ना कि हर बार एसआईआर का मुद्दा उठाना, हर बार ईवीएम हैक का मुद्दा उठाना, हर बार वोट चोरी का मुद्दा उठाना। वो नैरेटिव मुझे लग रहा है वो भी ध्वस्त होता जा रहा है। ये सिर्फ कार्यकर्ताओं के अंदर, समर्थकों के अंदर एक जोश बनाए रखने की बस ये प्रक्रिया है और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं लग रहा है। सुनील जी, नहीं, देखो, बिहार में जो भी आरोप लगे, वोट चोरी के लगे हों या वोट काटने के लगे हों, हर पार्टी को ज्यादा वोट मिला है। 2020 की अपेक्षा कांग्रेस को भी ज्यादा वोट मिला, राष्ट्रीय जनता दल को भी वोट ज्यादा मिला। तो वोट कैसे कट गया, कैसे चोरी हो गया? आप वो चक्रव्यूह नहीं रच पा रहे हो। मैं तो हर डिबेट में यही कहता रहा कि भारतीय जनता पार्टी की
तो बिहार में जो चल रही है चक्रव्यूह जो उन्होंने रचा है, वो सिर्फ ये रचा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि सामने विपक्ष की पार्टी में कैसे बेहतरकात किया जाए। बिल्कुल सीट वाइज उनकी तैयारी थी, उनके वोट कैसे काटे जाए, उन वोटरों को कैसे विभाजित किया जाए, उसमें सफल हो गई। और राजनीति यही कहती है, जब एक वोट से केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जा सकती है, तो निश्चित तौर से सारे राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि एक वोट की क्या महत्ता है। केंद्र की सरकार जा सकती है। आप तो चुनाव विधायक का, एमपी के लड़ने की तैयारी की बात कर रहे हैं, आप वहां जीत हार की बात कर रहे हैं। यदि एक वोट से सरकारें चली जाएं, तो एमएलए और एमपी 2 वोट से 4 वोट से जीतेंगे हारेंगे तो होंगे। यही तो लोकतंत्र है। और लोकतंत्र क्या है? मैं देख रहा था बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने 30 वोटों से हरा दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। ठीक है। और वोट भी ऐसे नहीं मिले, 1 लाख के आसपास के आज वोट थे, तो कोई उम्मीद कर सकता है? मुझे लगता है यही इसीलिए हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था विश्व पटल पर होती है। ठीक है सुनील जी, मैं लौटूंगी आपके पास। रतन तिवारी जी, क्यों एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं और बार बार एसआईआर की प्रक्रिया को ही इतना क्यों कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? फिर अब आप कोर्ट तक चले जा रहे हैं, तो सीधे तौर पर यह दर्शा रहा है ना कि फिर फर्जी वोट कटने का सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस को नजर आ रहा है, विपक्षी पार्टियों को नजर आ रहा है, जो आप नहीं चाह रहे हैं कि वोट कटे। देखिए अपूर्वा जी, बिहार में हमने बहुत नजदीक से देखा कि हर विधानसभा में कितने काटे गए और लगभग उन्हीं वोट से कुछ वोट कम हमारे प्रत्याशी चुनाव हारे नहीं। और वोट वही काटे जा रहे हैं जो महागठबंधन के वोटर हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से यह कार्यक्रम हो रहा है। और उसका ताजा उदाहरण गुजरात से आया हुआ है। आपके चैनल ने नहीं दिखाया होगा, लेकिन मैं आपको दुरुस्त कर दूं कि गुजरात के गिर के सोमनाथ जिले में गुजरात तालुका छारा में एक शिक्षक है जो बीएलओ की भूमिका में काम कर रहा था। उसके ऊपर इतना प्रेशर गुजरात की सरकार का था, वहां के अधिकारियों का था, उसने सुसाइड लिख के उसका नाम अरविंद का है, अरविंद नाम का वो व्यक्ति है। अपूर्वा जी, मेरा कहने का यही मतलब है कि कहीं बीएलओ के ऊपर भी दबाव है और यह सरकार अधिकारियों को लगा के रखी हुई है कौन कौन से चुनिंदा नित वोटरों को काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए हम लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट में पत्र लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि यह दोहरा चाल और चेहरा दिखने को मिल रहा है। आप वोट काटिए ना, हम तो आपको बार बार कह रहे हैं कि जिसका 4 नाम है, जिसका 10 नाम है, जिसका 17 नाम है, जिसका 70 नाम है, जिस पते पे 70 वोटर बन गए हैं, हम तो बार बार आपको सबूत दे रहे हैं। उनका वोट काटिए, नाम काटिए, दुरुस्त करिए। लेकिन आप चिन्हित करके किसी एक समुदाय का वोट काटेंगे, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बार बार सरकार की आंख खोलने का काम कर रहे हैं। और बिहार में राहुल गांधी जी फिर आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और बताएंगे कि बिहार में वोट चोरी कैसे हुई है, क्यों हुई है। रतन जी, आपको नहीं लग रहा कि इस वक्त कांग्रेस को इन सब चीजों से ज्यादा सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है कि वो बिहार में कैसे हारे? वो इस चीज पर ज्यादा फोकस करें, ना कि इस चीज पर कि बिहार में कितने वोट यहाँ पर काटे गए। 65 लाख वोट कटे सर, 65 लोग सड़क पर नहीं उतरे। आपका सबसे जो नैरेटिव आप लगातार ये वोट चोरी को लेकर दे रहे, ये यही ध्वस्त हो गया सर। 65 लाख लोगों के वोट कटे, 65 लोग भी सड़कों पर नहीं उतरे। हमारे आपके जैसे लोगों के अगर वोट कट जाए सर, हम लोग बवाल कर देंगे। 65 लोग भी नहीं आए सड़कों पर, क्यों? हम तो आप ये बताइए अपूर्वा जी, कितनी थी, समय कितना मिला? लास्ट टाइम आप 1 महीने में आपने एसआईआर कम कर लिया, आपने 65 लाख लोगों के नाम काट दिए, 10,000 रुपए खाते डाल दिए, चुनाव चाहिए। यह कार्यक्रम इतने जल्दबाजी में हो गया कि लोगों आरजेडी तो सर 15,000 डालने का वादा कर रही थी, माफ कीजिएगा 30,000 डालने का वादा कर रही थी। ये तो बिहार की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि सर 10,000 ज्यादा है कि 30,000 ज्यादा है। मैं तो वही इतना ही अगर उनके लिए पैसा अगर इम्पोर्टेंट होता तो फिर तो 30,000 वाले को वोट देते ना। देखो अपूर्वा, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब बोलना पड़ रहा है। 10,000 में यदि वोट खरीदे जाने लगे हैं तो आपको सब लोगों को पता होगा, लैपटॉप समाजवादी पार्टी ने बांटे थे 2017 के चुनाव से पहले, और आचार संहिता लग गई थी, तमाम लैपटॉप सील भी किए गए थे। तो वो लैपटॉप से फर्क पड़ा क्या?
ये 10,000 रुपए इतना वोटर को, हमारे देश के वोटर को इतना कमजोर तिवारी जी मन समझिए कि 10,000 20,000 रुपए से नहीं सर, सीधे सीधे आप वोटर्स का अपमान कर रहे हैं। सीधे तौर पर आप वोटर्स का अपमान कर रहे हैं सर। जो जनता वोट दे रही है, चाहे बीजेपी को दे रही है, चाहे इंडी गठबंधन की पार्टियों को दे रही है, सर आप यहाँ पर तो सीधे सीधे वोटर्स का अपमान कर रहे हैं। वोटर्स में क्या छवि जा रही होगी, वो क्या सोच रहे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे कि हम अगर इनको वोट दे रहे तो फिर ये उल्टा हम ही को चोर कह रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अतुल यादव जी, अतुल यादव जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि बिहार के चुनाव का जो नतीजा है वो अलग सिनेरियो है। उत्तर प्रदेश में पीडीए चलेगा, उत्तर प्रदेश में एसआईआर नहीं होने देंगे, उत्तर प्रदेश में वोट चोरी का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाएंगे। पीडीए तो नहीं चला बिहार में, फिर तो चुनौती और तगड़ी हो गई है 27 के लिए, अखिलेश यादव जी के लिए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में धरातल पर है। हम गांव कस्बों तक है और शहरों में भी हैं। बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी प्रहरी, जो हम समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी हैं, वो सजग हैं। बूथ लेवल पर हमारे एजेंट हैं और समाजवादी पार्टी धरातल पर है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, जब उसके बेलो ठीक तरीके से कार्य नहीं करेंगे तो उसकी आवाज तो हमें उठानी पड़ेगी। और धरातल से पे जो जानकारी हो रही है, हम तो आप भी लगाइए, अपने बीएलए लगाइए, कार्यकर्ताओं को लगाइए। मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी और बूथ लेवल ऑफिसर हम सजग हैं। हमने कहा जो हमारी पार्टी के हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसके जो सरकारी नुमाइंदे हैं, क्या वाकई में निष्पक्ष कार्य कर रहे हैं? अगर हमारे अभी साथी इस पैनल में बैठे हुए पत्रकार महोदय ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में जाति देखकर ब्यूरो लगाए जा रहे हैं। अगर कहीं पे भी यादवों का अगर गांव है तो वहां पर अगर कोई यादव है तो उसको तो रखा ही नहीं जा रहा। कई जगहों पे मुसलमानों को नहीं रखा जा रहा। क्या उत्तर प्रदेश में यादव या मुसलमान वो जातियां कहां चली जाएंगी? इस धर्म के लोग कहां चले जाएंगे? यादव मुसलमानों को छोड़ करके सब बेईमान है उत्तर प्रदेश में। सुन लीजिए कौशिक, सुनील जी, ऐसा नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं यादव जी? उत्तर प्रदेश में एसआईआर तो फिर भी हजम हो रहा था सर, अब ये कैसी बात कर रहे हैं? सारे लोग बेईमान हो जाएंगे क्या? सुनील जी, ऐसा होता था ना, आप सब लोग जितने भी मुझे बोलना नहीं चाहिए, जितने भी सोन समाज के लोग होते हैं, जब हम लोग बोलते हैं सब बौखलाने लग जाते हैं, सब बौखलाने लग जाते हैं। मैंने सुनील जी देखा है, जितने भी उच्च वर्ग से आने वाले लोग, जब हम प्रवक्तागण समाजवादी पार्टी के पिछड़ी जाति से आने वाले प्रवक्तागण कुछ भी बोलते हैं तो उच्च समाज के लोग उन चीजों को दबाने की इतनी कोशिश करते हैं कि वो समझ में नहीं आता कि मैंने क्या गलत बोल दिया, मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया। आप ये कह रहे हैं कि यादव और मुसलमान पीएलए नहीं है। आप देखो पिछली बार सुन लीजिएगा सुन लीजिए ठीक है अतुल यादव जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एक सवाल यहाँ मेरे सहयोगी से है, उसके बाद फिर मैं सीधा अभेश का रुख करूंगी। सुन लीजिएगा, हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा शिकायत करी गई थी, ठीक है अतुल जी, आप अपनी बात संज्ञान क्यों नहीं लिया गया है? क्यों अब आप कहोगे पैनल में 3 ब्राह्मण है, 3 ब्राह्मण है, मैं अकेला यादव हूँ, फिर तो आप ये भी आरोप लगाने लगेंगे। तो कैसी बात कर रहे हैं? बराबरी होनी चाहिए ना, बराबरी होनी चाहिए तो किसी को रोका है ना? बराबरी आप भी कांग्रेस के को बैठा लिए। चलिए ठीक है अतुल यादव जी, अब सर अब प्लीज रुक जाइए। एक सवाल यहाँ पर मेरे सहयोगी से है, केएम पांडे, ग्राउंड पर आप किस तरह से देख रहे हैं? एसआईआर को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? चूंकि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अब बात हम एसआईआर की करें तो ये कहा जा रहा है एसआईआर नहीं होने देंगे, ये वोट काटने की एक प्रक्रिया है। और अभी रतन तिवारी जी भी कह रहे हैं कि ये तो चुनिंदा जो वोटर्स हैं वो काटे जा रहे हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं। जी पूर्वा, आज सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि आज मीडिया से मुखातिब होते हुए अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पे कहा है कि जो सर की प्रक्रिया है वो थोड़ा उसमें टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो और मिलना चाहिए था। हालांकि उन्होंने इस प्रक्रिया को जो एक तरीके से जो है नकारा नहीं है, उसको सहयोग करने की बात की, केवल उन्होंने टाइमिंग पे सवाल उठाए हैं। और उन्होंने साफ तौर पर एक और बहुत अच्छी बात ये भी कही है, मैं सपा की तरफ से एक तरीके से मैं कहना चाहूँ, जो अखिलेश यादव ने कहा है कि जो यहाँ पे अब जो वोटर आईडी कार्ड बनाए जाएं या पहचान पत्र बनाया जाए, मतदाता पहचान पत्र, वो ऐसा बनाया जाए कि उसकी डुप्लीकेसी ना होने पाए। फिलहाल उन्होंने किसी तरीके से सर प्रक्रिया का जो है एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करने की कोई बात नहीं की, सिर्फ उन्होंने सवाल उठाए हैं।
तो उसकी टाइमिंग पे उठाए हैं। उन्होंने एक बात और कही, एक तरीके से जो बिहार का चुनाव हुआ है उन्होंने एक तरीके से ठिकरा भी फोड़ने की कोशिश की कि जो SIR प्रक्रिया वहाँ पर अडॉप्ट की गई थी उसकी वजह से जो है राजद को एक तरीके से वहाँ पे नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जो सीमांचल के क्षेत्र रहे हैं वो राजद का गढ़ रहा है, लेकिन राजद को वहाँ पे भी जो है एक तरीके से शिकस्त खानी पड़ी है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कहीं न कहीं वो SIR पे ठिकरा तो फोड़ते हुए नजर भी आए हैं, लेकिन वो इसके लिए जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो उसका विरोध भी करते हुए खुले तौर पर नजर नहीं आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँ, कांग्रेस की बात कर रहा था अभी, तो कांग्रेस के जो अभी प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि वो राहुल गांधी बिहार में आएंगे, फिर वो एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राहुल गांधी ने SIR के विरोध में बिहार में 25 जिलों की 110 विधानसभा क्षेत्रों में 1300 किलोमीटर की जो वोटर जो है संगठन करने के लिए, वोटरों को जगाने के लिए एक पदयात्रा भी की थी, लेकिन उसका असर क्या हुआ कि राहुल गांधी को जो कांग्रेस को वहाँ पे 19 सीटें थी वो 2/3 कम हो गई, यानी कि 6 पे सिमट गए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जिन लोगों ने सर का विरोध किया, SIR का विरोध किया, वो एक तरीके से सिमटते चले गए। भाजपा ने और उनके सहयोगी दलों ने इसका विरोध नहीं किया, शायद उनकी नीतियाँ ऐसी रही हैं या उनका ग्राउंड पे ऐसी व्यवस्था की रही, उनकी रणनीति ऐसी रही है, क्योंकि उसका जो है फायदा उनको मिला है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भले ही इसका विरोध करने की कोशिश करे या ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अवधेश पांडे जी, विपक्ष SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है, जबकि ये पूरी तरह से वोटर को ट्रांसपेरेंट करने के लिए है, पूरी तरह से पारदर्शिता बनाने के लिए ये पूरा संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन इसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बिहार में भी इसी तरह से बहुत जल्दबाजी में कर लिया गया, तो विपक्ष को कुछ समय नहीं मिल पाया कि वो कुछ इसकी काट में कुछ कर सके। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 27 में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है, वक्त तो बहुत है। देखिए, ये मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। संक्षिप्त पुनरीक्षण होते रहते हैं और समय समय आने पर इसका गहन पुनरीक्षण भी होता है। यहाँ जो BLA है, इनके स्तर पर कोई शिकायत नहीं है। जो जिले के संगठन है, महामंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, उनके स्तर पर कोई शिकायत नहीं है। ये केवल बड़े नेताओं की चोचलेबाजी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक इसकी शिकायत सीमित है। ये जो उन पार्टियों का आधार है, वो प्रत्येक बूथ पर एक BLA तैनात करते हैं और BLA को जो संवैधानिक निर्वाचन ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का उपयोग करके वो लोगों की मदद करते हैं। अतुल यादव जी कह रहे थे कि यादव और मुस्लिम BLA आप नहीं लगा रहे हैं, ये भी उनकी एक शिकायत आ गई है। कहा जब चुनाव में आपने देखा होगा किस प्रकार से हमारे जो रुक जाइए अतुल यादव जी, आपका वाला ही सवाल मैंने पूछा है। आपने जो भी शिकायत दर्ज करवाई ना कि यादव और मुस्लिम BLA नहीं लगाए जा रहे, वही सवाल मैंने अभी हुए थे 9 सीटों पर, तो क्या हुआ था? हम जो अरे रुक जाइए अतुल यादव जी के या मुस्लिम बिरादरी के लोगों को क्यों अतुल यादव जी सर रुक जाइए, अभी रुक जाइए। नागरिक नहीं है जिनकी आबादी इतनी बड़ी संख्या में यादवों की है, क्यों नहीं? क्या भारतीय जनता पार्टी मतलब हिंदू मानती है कि नहीं मानती? चलिए ठीक है अतुल यादव जी, अब रुक जाइए सर, अब रुक जाइए। अवधेश पांडे जी जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक जातिगत विषय है तो हमारे सर्वाधिक यादव प्रत्याशी बिहार के अंदर जीते हैं, विधायक हुए हैं, मंत्री हुए हैं। तो ये जो जातियों का आप चोचलेबाजी करते हैं, ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर सैफई गैंग बना करके और यादव का आप हितैषी होना चाहते हैं, तो यादव आपका साथ छोड़ चुका है, मुस्लिम भी आपका साथ छोड़ चुका है। कुदुर्की में आपने देखा 65% मुस्लिम थे और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे आपके हुई है, जहाँ वहाँ पे आपकी सरकार के द्वारा सुनिए तो रुक जाइए अतुल यादव जी, सर ऐसे बीच में आप इंटरप्ट मत करिए। नहीं अतुल यादव जी अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा सर। की पुलिस थी जो सरकार, रुक जाइए अतुल यादव जी, ऐसे बीच में नहीं सर, बीच में नहीं, अपनी बारी में बोलिएगा। बात कंप्लीट हो जाने दीजिए सर, पहले जवाब सुन लीजिए फिर काउंटर करिएगा, अपनी बारी में जवाब दीजिएगा। ठीक है अवधेश पांडे जी, 1 मिनट में आप अपनी बात कंप्लीट करिए। सपा प्रवक्ता से पूछिए कि कौन सा ऐसा जनपद है जहां पर यादव और मुस्लिम नहीं लगाए गए हैं? कौन सी ऐसी विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें यादव मुस्लिम नहीं लगाए गए थे? ये फर्जी बातें राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके झूठ बोलते हैं। बता दें किस जिले में यादव? एक चीज बताइए, हमारे द्वारा लिखित में शिकायत करी गई थी अवधेश पांडे जी, आप उसका जवाब दीजिए। चुनाव आयोग, बताइए किस जिले में यादव नहीं लगाए? चुनाव आयोग को हमने शिकायत की थी, चुनाव आयोग ने उसका जवाब दिया था। किस जिले में यादव नहीं लगाए? मिलकर सुन लीजिएगा, झूठ बोलते हैं, जब ये कई बार होते लिस्टिंग जब हम शिकायत करते हैं, झूठ बोल रहे हो, तभी भी आप जिले का नाम बताइए। ठीक है रुक जाइए,
सुनिए एक चीज, आप भारतीय जनता पार्टी जो है ना, जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिल करके जो ये संरचना रचती है ना, ये आतंकवादियों की आप मदद समाजवादी करते पार्टी जो है हैं ना, जब मजबूत चोरों पार्टी है। आपको 2024 में हमने परास्त ये किया, तो सफाया तो आपका होना है। 2027 में भी परास्त करेंगे। आप जो हमारे जमीन करता है, उसकी मदद है, करते हैं। समाजवादी पार्टी जमीन पर है, अभी है, ग्राउंड पर है। मदद- भारतीय तो जनता आप- पार्टी आपका से सफाया मजबूत तो होना कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए अब रुक जाइए अतुल यादव जी, अवधेश पांडे जी, अरे रुक जाइए अतुल यादव जी, अरे सर सब एक ही बार में बोल देंगे क्या? रुक जाइए अतुल यादव जी, अब रुक जाइए सर, रुक जाइए अपनी, सर दोबारा भी आपके पास आऊंगी मैं, कुछ बात के लिए भी बचा के रखिए। सुनील कौशिक जी, बिहार को लेकर अगर हम बात करें तो बिहार में जैसा कि अभी मैंने यही पूछा कि 65 लाख लोगों के वोट कटे, 65 लोग भी नहीं सड़कों पर आए। पीडीए का नारा अखिलेश यादव जी ने खूब चलाया बिहार में, जबकि बिहार तो सर जातिवादियों का गढ़ माना गया है, ऐसा राज्य है जहां से ही जातिवादी शुरू होती है। जब पीडीए वहां नहीं चला तो यूपी में कैसे वो पीडीए चलेगा? पीडीए इसलिए नहीं चल पा रहा है, यादव जी बैठे हुए हैं, अतुल यादव जी, ईमानदारी से समीक्षा करनी पड़ेगी। ईमानदारी से आप भागेंगे तो निश्चित तौर से जो चीजें आप कहेंगे वो आप देखिए, क्या होता है कि जब टीवी पे डिबेट होती है, बड़े नेता जब बोलते हैं तो उसका असर कहाँ जाता है? उसका असर जाता है गली मोहल्ले में, उनके जो समर्थक कार्यकर्ता जो हैं, जब वहां आपस में भिड़ते हैं, आपस में चर्चाएं करते हैं, तो वहां उनके पास जवाब नहीं होता, और जब जवाब नहीं होता तो फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उन पर भारी पड़ जाते हैं। ये अतुल जी को समझना पड़ेगा और रतन तिवारी जी को भी समझना पड़ेगा कि कम से कम सार्थक ऐसे जवाब डिबेट में दिया जाए जो आपको सुनकर के आपके कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जवाब आंखों में आंख डाल के दे सके। अब आप गोल मोल घुमा घुमा के देंगे तो घुमा घुमा के घुमा देंगे, वो बात नहीं चल पाएगी। जो भी हम लोग कह रहे हैं, आप देखो 2022 के चुनाव में हम लोगों ने कहा, टोकना नहीं चाहता हूं, क्या आप मेरे साथ एक चैनल पे थे? थोड़ा यादव भी सुन लीजिए, टोकूंगा नहीं अतुल यादव जी। मैं। आपके द्वारा कहा गया था कि जाति देखकर या व्यवस्थाएं देख करके वोट काटे जाते हैं, ये बात सत्य है या नहीं? से आप भी मेरे साथ चैनल में थे, आपने भी कहा था। मैं बिल्कुल नहीं, कह रहा सुनिए ना, अब सुन लीजिए ना, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, मैं आज भी कह रहा हूँ। हाँ, आप सिर्फ आपकी सरकार में नहीं हुआ क्या ऐसा? कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ क्या ऐसा? देखिए हम सरकार अब में नहीं है, बात सुनिए ना, जो चीजें हैं ईमानदारी से उसको स्वीकार कीजिए। जो बीएलओ और बीएलए, जो बीएलओ होता है वो सरकार का कर्मचारी होता है, वो कहीं दूसरे प्रदेश का कर्मचारी नहीं होता है। वो ब्राह्मण भी होगा, यादव भी होगा, ठाकुर भी होगा, उसके रिश्तेदार भी हो सकता है कि आपने नौकरी लगवाई हो बीएलओ की, हो सकता है भाजपा ने लगवाई हो, कांग्रेस ने लगवाई हो सकता है मेरी सिफारिश से लग गई हो, तो थोड़ा बहुत तो करेगा वो, और होता आया है, मैं मानता हूं इसको। लेकिन 60 दिन यदि आपको चुनाव आयोग दे रहा है उनकी कानिस्तानी को खत्म करने के लिए, वो 60 दिन कम नहीं है यादव जी। यदि उसने गलती की है, बदमाशी की है और करता आया है, कर रहा है, भविष्य में भी करेगा, ना आप रोक सकते ना भाजपा रोक सकती। लेकिन उसका एक रास्ता है कि 60 दिन का समय दिया गया है तो बाकायदा आप उनको शिकायत कीजिए रिटन में और उसका निस्तारण होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अतुल जी समझ लीजिए बहुत अच्छे से, एक भी उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग के समक्ष एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है जिसका निस्तारण नहीं किया हो। आपने जितने भी आरोप लगाए और भाजपा ने भी जितने आरोप लगाए, उपचुनाव में भाजपा ने भी आरोप लगाए, सबका निस्तारण उन्होंने तत्काल किया। चाहे वो एफिडेविट की बात रही हो, चाहे आपने मुसलमान और यादव के बीएलओ की बात कही हो, नियुक्ति के समय की बात कही हो, ये सब निराधार आरोप हैं। आप धरातल पर जाएंगे, आप देखिए, आप बार बार बिहार की बात कर रहे हैं, 65 लाख वोट कट गए, मान लिया आप ही के कट गए, भाजपा के नहीं थे वो, फिर वोट कैसे बढ़ गए आपके? राजद के कैसे वोट बढ़ गए? इसको तो स्वीकार करिए ना ईमानदारी से। कार्यकर्ताओं को कब तक गुमराह करेंगे आप बताइए। 2019 में लोकसभा का चुनाव हारते हैं, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं अपनी पार्टी पे, समाधान आज तक नहीं हुआ, 2025 में बैठे हुए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, 2017 के बाद बिहार में प्रदेश कार्य समिति का गठन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब 2025 में 2020 का चुनाव भी लड़ लिया आपने, 2025 का भी चुनाव लड़ लिया, 2 विधानसभा चुनाव आपने ऐसे निकाल दिए, और आप कह रहे चुनाव आयोग ज्ञानेश गुप्ता बदमाशी कर रहे हैं। क्या आप ये नहीं कह सकते कि प्रदेश अध्यक्ष और केवल प्रदेश प्रभारी बदले जाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस की स्थिति नहीं देख रहे क्या? ये आरोप कम से कम ऐसे लगाइए तो आपके कार्यकर्ता कम से कम दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आंख डाल के जवाब देते हैं। अब गुमराह आप भी करेंगे, कार्यकर्ता भी गुमराह करेंगे, और यही कारण है कि आप जब जवाब ठीक से नहीं दे पाते हैं तो वहां गली मोहल्ले पे, पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे आपका कार्यकर्ता भी जवाब नहीं दे पाता है। और वो भारतीय जनता पार्टी, मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे, मैं एक किस्सा सुना दे रहा हूं आपको।
वो कह रहे ब्राह्मणों के वोट नहीं मिलते। हम लोग बैठे हुए थे, हमने कैसे ब्राह्मणों के वोट नहीं मिलते? ब्राह्मण रैली तक तो आते हैं, लेकिन जब लौट के जाते हैं तो तंबाकू घुसने वाले 4 ब्राह्मण कुछ कर देते हैं उसके, तो वो वोट कट जाते हैं। गली मोहल्ले में ये व्यवस्था है कि एक व्यक्ति 10 वोट खराब कर सकता है। आप उनको व्यवस्थित कीजिए ना, आप व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हो, इसलिए नहीं कर पा रहे कि आपके पास जवाब नहीं है। जब आप ईमानदारी से जवाब देंगे, मैं ये नहीं कह रहा भाजपा, ठीक है रतन तिवारी जी, भाजपा दूध, सुनिए, भाजपा दूध की दुली है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन हर पार्टी जो भाजपा कर रही है वो मैंने आपकी पार्टी में भी देखा, सरकार में, कांग्रेस की सरकार में भी देखा। और आप कह रहे हैं कि नहीं अब क्यों हो रहा है? अरे हो तो ये रहा है, पटकथाना आपने भी लिखी, जो बीएलए का अधिकार है उसे छीन नहीं सकते ना आप, कोई नहीं छीन सकता। वो गलती करेगा, बदमाशी करेगा, सब करेगा, मैं मान रहा हूं, लेकिन 60 दिन का समय आपके बूथ के एजेंट को यह पता नहीं चल पाएगा कि 5 नाम किसके बढ़ा दिए, किसके घटा दिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? हर बूथ पे 5-10 वोट ऊपर नीचे करेगा बीएलओ, तो निश्चित तौर से आपका बूथ एजेंट बता देगा उसको। वो भाजपा भी नहीं रोक सकती, सरकार भी नहीं रोक सकती। सुनील जी, मैं जवाब देना नहीं, रुक जाइए अतुल यादव जी, अभी रतन तिवारी जी से सवाल है, रतन तिवारी जी से सवाल है, रतन तिवारी जी जवाब देना आपकी बारी आएगी अतुल यादव जी, आपकी बारी आएगी सर, आएगी। अभी रतन तिवारी जी से एक सवाल है। रतन तिवारी जी, अभी आप कह रहे थे कि राहुल गांधी जी अभी बिहार चुनाव को लेकर भी एक पीपीटी तैयार कर रहे हैं, फिर वो पीपीटी लेकर आएंगे, फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अखिलेश यादव जी भी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सर, जनता प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीपीटी, बार बार इन चीजों के झांसे में नहीं आने वाली है। मुझे लगता है अब एक बार ग्राउंड पे आके, चाहे वो राहुल गांधी जी हो या इंडी गठबंधन के जो तमाम लीडर्स हो जो इस बार बिहार चुनाव को लीड कर रहे थे, उनको एक बार जनता के इस फैसले को सर आप माथे स्वीकार करने की जरूरत है, ना कि बार बार ये बताने की जरूरत है कि वोट चोरी हुआ है। जनता के ही फैसले पर अगर आप बार बार उंगली उठाएंगे तो फिर जनता सर वोट डालने के लिए भी उंगली नहीं ऊपर करेगी। सर, ये चीज मुझे लगता है कांग्रेस को एक बार समझने की जरूरत है और इस पूरे फैसले को एक बार एक्सेप्ट करने की जरूरत है और आत्ममंथन की जरूरत है। हर बार पीपीटी बनवा लेना या ये दिखा देना कि वोट चोरी हो गया है, 4 लोग आप लेकर आ जाएंगे जो आपके ही स्टैब्लिश किए होते हैं, फिर मीडिया सर उन लोगों के पास जाएगी, फिर आपकी पोल पट्टी खुल जाएगी, जैसा हमने हरियाणा चुनाव के हरियाणा को लेकर जो किया था राहुल गांधी जी ने। 6 नवंबर को बिहार में वोटिंग होनी है, 5 नवंबर को वो हरियाणा के लिए वहां पर पीपीटी बना के पहुंच गए। ये जो उनका एब्सेंट माइंड होता है ना सर, इसको भी जनता देख रही है। बीच रैलियों से वो गायब हो जा रहे हैं। तो सर थोड़ा सा ना ग्राउंड पे कांग्रेस को वर्क करने की जरूरत है। यूपी से सर आप बहुत वक्त से दूर हैं, गुजरात में 27 साल से दूर हैं, बिहार में इतने लंबे समय से दूर हैं। ठीक है पूर्वा जी, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा बहुत लंबे समय से दूर थी लेकिन आई ना। गुजरात में हम 27 साल से दूर हैं लेकिन आएंगे। लेकिन सर कभी भाजपा को हमने ये कहते हुए नहीं सुना, कभी उन्होंने कभी चुनाव आयोग पर उंगली नहीं उठाई, कभी उन्होंने ईवीएम पर उंगली नहीं उठाई। हार को एक्सेप्ट किया, तो हार को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। अपूर्वा जी, आप अगर इंडी गठबंधन कहती है ना, अगर इंडिया कह देंगी तो आप छोटी नहीं हो जाएंगी, आपका प्रमोशन निश्चित हो जाएगा। अब मैं आपको सर इंडी कहूंगी तो भी होना होगा तो सर हो ही जाएगा। अरे सुन लीजिए ना अपूर्वा जी, आप भाजपा के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए, वो बैठे हुए हैं बेचारे। कभी आपने कहा कभी सर आप मेरी नौकरी पे बात कर देते हैं कि मुझे निकाल देंगे, भाजपा कभी आप प्रमोशन की चिंता करने लगते हैं। भाजपा का एक भी नेता ईवीएम पे कभी सवाल खड़ा नहीं किया। आपने सुब्रमण्यम स्वामी जी का नाम सुना? अगर नहीं सुना होगा तो गूगल महाराज से पूछेंगे तो बता देगा कि उन्होंने कब जाके सुप्रीम कोर्ट में यह बताया था कि ईवीएम से घोटालेबाजी हो रही है और कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाया था, यूपीए सरकार के ऊपर आरोप लगाया था कि ईवीएम से छेड़खानी हो रही है, ईवीएम से घोटाला हो रहा है। अब आपको मैं पहले तो आपका चेहरा बेनकाब कर दिया, आपने कहा कि एक भी नेता भाजपा का ऐसा नहीं बोला है। और नंबर 2 सरकार ने क्या भाई साहब सुनील कौशिक जी, अब जवाब ठीक है, तिवारी जी जवाब कंप्लीट करिए। नहीं आपका नंबर आएगा तो बोलिए। अडवाणी जी ने भी रोक रहे थे, ईवीएम पे आपने, मैं और प्रश्न सुन लीजिए ना, अडवाणी जी ने भी आरोप लगाया ईवीएम पे, वचन दे रहे थे तो मैं सुन रहा था, कान में रुई डाल के ऐसे मत कहिए। जनता ने तो तिवारी जी, यही तो कांग्रेस सर यही पर मार खा जा रही है तो जब कि आप जनता की भी बात को सर कानों में रुई डालकर सुन रहे हैं। राहुल गांधी से नहीं पूछा कि 2019 में इस्तीफे के बाद क्या हुआ,
आज तक आपने चलिए ठीक है कौशिक जी इनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। ठीक है रतन तिवारी जी अपनी बात कंप्लीट करिए। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं लोगों को। चलिए ठीक आपकी है बात से आप अच्छे पत्रकार हैं, आपका नंबर आएगा तो बोलो। ठीक है बताएंगे तो पूरा तो अरे सुन लीजिए ना, अरे आप दुरुस्त, आपका नंबर आएगा तो आप सही कर देना। नंबर की बात चलिए ठीक है। आधा क्यों बता रहे हैं आप? ये कहिए कि आपकी सरकार तब खड़ी थी ईवीएम के साथ, और अरे बाबा जी ने आरोप लगाया था तब भी आपकी सरकार ईवीएम के साथ खड़ी थी। कौशिक जी सुन लीजिए। चलिए ठीक है रतन तिवारी जी अपनी बात कंप्लीट करिए। अब देखिए अपूर्वा जी, आपने कहा ग्राउंड पे, बिल्कुल ग्राउंड पे हम काम कर रहे हैं, हम मजबूती से काम कर रहे हैं, चौकन्नी नजर से काम कर रहे हैं। अब तो हम टार्च लेके घूम रहे हैं, हमारे इंडिया गठबंधन के लोग टार्च लेके घूम रहे हैं कि चोर कहीं ना कहीं छिपा हो, उसे हम पकड़ लें। देखिए हमने बार बार, अगर राहुल गांधी जी आए तो बार बार ये बताने आए कि कहाँ चोरी हुई है, हरियाणा में बताया, हम सबूत के साथ आए। और आपने कहा एफिडेविट की बात किया, तो उत्तर प्रदेश से 18,000 एफिडेविट चुनाव आयोग को गया, लेकिन उसका जवाब नहीं आता है। अगर राहुल गांधी जी चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, संवैधानिक एजेंसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो अगर वो आरोप लगा रहे हैं, अगर झूठा आरोप लगा रहे हैं, तो इन्हें एफआईआर करने के लिए किसने रोका है? अरे ज्ञानेश कुमार जी जाइए एफआईआर करवाइए राहुल जी के ऊपर, अगर आपके अंदर दम है, अगर आप निष्पक्ष है, ईमानदार है, तो आप डर क्यों रहे? और नंबर 2, अपूर्वा जी, कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है समझ रही है, और उसका नतीजा है कि कौशिक जी को पता है कि हमने उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में ये करके दिखाया। हमने एक ऐसा अलायंस बनाया, ऐसा चक्रव्यूह बनाया, उसी चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी गोल गोल रह गई, और उनकी कहां पे उनकी सीट आई वो सबने देखा। अब देखिए चिंता करने की बात यह हो जाती है कि कहीं ना कहीं बीएलओ अपना काम सही ढंग से कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो दबाव आ रहा है वो मैं दबाव की बात कर रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ कि गलत प्रक्रिया है। हम तो आपके चैनल पे शुरुआती दौर पे कहा, शुरुआत में ही कहा कि यह होना चाहिए, क्योंकि 70 नाम है, 80 नाम है, 100 नाम है, वो कटने चाहिए, यह पारदर्शिता है, यह होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो दबाव है वो दबाव नहीं आना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी धरातल पे काम कर रही है। और कौशिक जी आपने जो सुझाव दिया उसको हम अपने शीर्ष नेतृत्व को पहुंचाएंगे, और निश्चित तौर पे जमीन पे हम अच्छा काम करके दिखाएंगे। चलिए ठीक है रतन तिवारी जी, अब चूंकि देखिए अभी आपने हाल फिलहाल का ये मामला, 2 दिन पहले का ही मामला है, जहां 272 सर हस्तियों ने एक खुला पत्र लिखा है कि राहुल गांधी देश के चुनाव आयोग को अपनी राजनीतिक हताशा छिपाने के लिए वो बदनाम कर रहे हैं। इसमें कई पूर्व जज भी हैं, इसमें कई पूर्व नौकरशाही लोग भी हैं, 133 सेवानिवृत्त सशस्त्र बल के अधिकारी शामिल हैं, और 16 पूर्व जज हैं, 14 राजदूत हैं, 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं, जो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी राजनीतिक हताशा, अपनी हार छिपाने के लिए ये कर रहे हैं। और अब मुझे लग रहा है सर जनता भी अब ये चीज समझ रही है। 95 चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में सर कांग्रेस हार चुकी है, शतक लगाने पर पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसी नहीं, अब एक मिनट रुक जाइए रतन तिवारी जी, एक मिनट रुक जाइए, जब कांग्रेस पार्टी एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, मोदी के खिलाफ भी पत्र लिखेंगे। रतन तिवारी जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। अभी जो पत्र अभी लिखा गया है उस पर हम बात करते हैं, लिखा जाएगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वही 272 लोगों ने सर ये पत्र लिखा है कि राहुल गांधी अपनी हार की हताशा छुपाने के लिए वो इलेक्शन कमीशन पर कभी उंगली उठाते हैं, कभी वो पीपीटी बनाकर चले आते हैं। अभी बिहार के लिए वो पीपीटी तैयार कर ही रहे होंगे कहीं बैठ के। बीच चुनाव में, चुनाव के लिए रैलियां हो रही हैं, चुनाव के लिए प्रचार प्रसार हो रहा है, वो कहीं घूमने निकल जा रहे हैं, वो कहीं पिकनिक मनाने चले जा रहे हैं। क्या ये जनता नहीं देख रही है सर? ये जनता नहीं देख रही है। रुक जाइए रतन तिवारी जी, एक मिनट सर रुक जाइए, अरे रुक जाइए, जाएंगे तो आप आरोप लगा देंगे। रुक रतन तिवारी जी एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए, मैं आऊंगी, उस पर भी आऊंगी, मैं उस पर भी आऊंगी सर, मैं उस पर भी आऊंगी, मैं उस पर भी आऊंगी। आप कह रहे हैं कि हम ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, हम हाथ में टॉर्च लेकर चोर को ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है आपको ग्राउंड लेवल पर हाथ में टॉर्च लेकर घूमने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक बार इस पूरे हार को एक्सेप्ट करके ये कहने की जरूरत है कि हाँ हमारे नेतृत्व में कमी रही है, हमारे नेतृत्व में कमी रही है। सर देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, वो भी देख रही है कि आखिर बार बार जब भी कांग्रेस हारती है तो कभी ईवीएम खराब है, कभी चुनाव आयोग खराब है। सर 2010 में भी तो एनडीए जीती थी बिहार में, तब तो ज्ञानेश कुमार भी नहीं थे, तब कैसे आ गई सीट? महाराष्ट्र में एक सीट है, महाराष्ट्र में एक सीट है। और आप पहले इसका जवाब दीजिए, पहले इसका जवाब दीजिए, पहले इसका जवाब दीजिए। 2010 में भी तो एनडीए सब जीती, 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आई, 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आ गई, कैसे आ गई?
तब तो ज्ञानेश कुमार नहीं अब वो थे। कैसे तब तो शासन सत्ता सब कुछ कांग्रेस के हाथ में थी, तब कैसे वोट चोरी हो गया? और वोट चोरी सिर्फ उन्हीं राज्यों में हो रहा है। वो कैसे आ गई है वो देश की जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं। वो कैसे आ गई है सर, यही आपको सोचने की जरूरत है, ये सोचने की जरूरत है, बहुत सारी ना कि पीपीटी तैयार करना है सर हर बार म्यांमार में जाके, हर बार म्यांमार में जाके पीपीटी तैयार करने की जरूरत नहीं है सर। थोड़ा सा ग्राउंड पे भी जनता के मन को टटोलने की जरूरत है सर। अपूर्वा जी, मैं आपके चैनल पे बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ, 30 सेकंड में करूंगा। 2015 का चुनाव में महाराष्ट्र से चुनाव लड़ रहा था, कांग्रेस का कैंडिडेट था। 2 से 4 व्यक्ति मेरे पास आए थे और एक हमारे मित्र है जो भाजपा में चले गए, वो भी बैठे हुए थे। वो आके हमसे कहे कि आप 25 से 50 लाख रुपए खर्चा कर दीजिए, हम आपको चुनाव जितवा देंगे। ईवीएम सेट करने की बात करते थे। 2015 की बात मैं बता रहा हूँ, बड़े दावे के साथ। आप कहेंगे जो भाजपा का कार्यकर्ता है उसको कॉन्फ्रेंस में लेके आपके चैनल पे सुनवा दूंगा। लेकिन उस समय हमने उसे नजरअंदाज कर दिया था। हमने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो आज हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि वाकई में चोरी होती है। रतन जी, उस साथी को ढूंढिए, मैं सारा खर्चा करूंगा सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। मैं सुनिए ना प्लीज, देखो लोकतंत्र के साथ ऐसे मजाक नहीं। यदि ऐसा व्यक्ति है जो ईवीएम सेट कर सकता है, उस व्यक्ति को बहुत बड़ी बात है। और मैं आपके चैनल पे वोट में भी बुलाया था सर राहुल गांधी को कि आए बताएं कैसे ईवीएम हैक हो रहा है। खुलासा किया कि उनके पास भी कुछ लोग आए थे। वो कौन आए थे? ठीक है, अतुल यादव जी, देखो अतुल यादव जी, पीडीए कैसे चलेगा सर? उत्तर प्रदेश में पीडीए कैसे चलेगा? बिहार में तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। अभी आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि 10,000 खाते में डाल दिया गया तो बीजेपी वहां जीत गई। अब उत्तर प्रदेश में क्या पता बीजेपी 15,000 डाल दे। सुन लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है। आपका चैनल के पत्रकार जो तहसील से लेकर के जिले स्तर पर हैं और आदरणीय जो हमारे सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार इस चैनल इस डिबेट में बैठे हुए हैं, वो भी जानते हैं कि समाजवादी कार्यकर्ता बहुत मजबूत होता है। और तो फिर तो एसआईआर की बैसाखी की जरूरत नहीं है सर, वोट चोरी की बैसाखी की जरूरत नहीं है समाजवादी पार्टी को। सुन तो देखिए सुन लीजिए, देखो सब लोग बोल रहे हैं तो मैं भी कई बार ऐसा हो जाता है। सवाल है सर मेरा। आप मेरा आपका मैंने प्रश्न ले लिया। मैंने क्या कहा, समाजवादी पार्टी जो हमारी पार्टी के द्वारा पीडीए प्रहरी नियुक्त किए गए हैं, हमारे पीडीए सजग प्रहरी जो हैं वो बूथ लेवल पर हैं। हमारी पार्टी के द्वारा लगातार सजगता बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारा कहना यह है कि जो बेलो सरकार की तरफ से अपॉइंटमेंट है वो जो है निष्पक्ष कार्य करें, एसडीएम निष्पक्ष कार्य करें, जिलाधिकारी निष्पक्ष कार्य करें। एक चीज सबने उस बात पे कोई चर्चा नहीं करी। चुनाव आयोग के द्वारा एक घोषणा करी गई कि एसआईआर होगा। क्या चुनाव आयोग के द्वारा इस संदर्भ में कोई प्रक्रिया अपनाई गई? कैसी प्रक्रिया? क्या इसमें कोई ट्रेनिंग दी गई? कुछ ट्रेनिंग, जो भी कोई प्रक्रिया अपनाई जाती है, पहले अपने कर्मचारियों को उसको ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो सार्थक और समर्थवान बने और उस प्रक्रिया को जान सकें। वो सिर्फ घोषणा करके उन अधिकारियों कर्मचारियों को लगा देते हैं। उनको उस विधिक जानकारी या कानूनी जानकारी नहीं है कि कैसे क्या कराना है। इसके विषय में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। अगर हम विपक्ष में हैं, हम बात रख रहे हैं, सार्थक बात रख रहे हैं, आप भी समझ सकते हैं, आप भी गांव से आते हैं। सुनील जी हमारे जो इस पैनल में पत्रकार साहब बैठे हुए हैं, हमारे सम्मानित साथी हैं, वो अगर वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते उन्होंने एक बात छोड़ दी। क्या जो ग्राम समाज में लोग इतने पढ़े लिखे आज भी नहीं हैं, उन प्रक्रियाओं को समझने के लिए जो बूथ लेवल ऑफिसर जो है सरकार के, उनकी क्या ट्रेनिंग कराई गई? किसी जगह कराई गई हो तो मुझे अपूर्वा सिंह जी बता दीजिएगा। कल भी मैं आपके चैनल पर होऊंगा, परसों भी होऊंगा, जब बुलाना। अब मैं तो आपके चैनल पर लगातार जुड़ता हूं, तो मुझे बता दीजिएगा क्या चुनाव आयोग के द्वारा उनको एक ट्रेनिंग दी गई जिससे वो पारदर्शी तरीके से कार्य कर सकें, उनको उस प्रक्रिया के बारे में जानकारी हो। ये सब के सब क्या हुआ, हवाई कार्य हो रहे हैं कि कई जगह तो मतलब जो एक एसडीएम जो हमने देखा, वो एसडीएम कह रहे हैं इस बेलो ने तो एक भी पर्चा नहीं भरा, कहीं गांव नहीं गया। तो ये सब प्रक्रियाएं उत्तर प्रदेश में तो आ रही है, कोई बाहर से तो नहीं आ रही। हम लोग उनकी आवाज उठाते रहते हैं। और रही बात अपूर्वा सिंह जी, एक बात मैं और कहना चाहूंगा। जिस दिन मीडिया, मैं आपके चैनल का नाम नहीं ले रहा हूं, जिस दिन मीडिया निष्पक्ष हो जाएगा, लोकतंत्र बच जाएगा। मीडिया को निष्पक्ष होना पड़ेगा, विपक्ष को सम्मान देना पड़ेगा और विपक्ष की सहभागिता जो निभाता है
सार्थक तरीके से उसके साथ मीडिया को भी खड़ा होना पड़ेगा। मैंने मीडिया देखा है साथ में है मीडिया सर, हमेशा मीडिया साथ विपक्ष में की है, आलोचना ही मीडिया करता तभी है। तो उन लोगों के घर पहुंची। एक मिनट अतुल यादव जी, अतुल यादव जी, अतुल यादव जी, मीडिया तभी तो हरियाणा में उन तमाम लोगों के घर पहुंची जिनका नाम राहुल गांधी जी अपनी लिस्ट में लेकर आए थे। मीडिया हमेशा रुक जाइए अतुल यादव जी, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए सर, से प्रश्न पूछने की अब हिम्मत रुक जाइए, मीडिया इस समय। मीडिया साथ में है सर, मीडिया विपक्ष के भी साथ में है, मीडिया सत्ता पक्ष के भी साथ में है। तभी तो मीडिया हरियाणा में जितने लोगों के वोट काटने का घोषणा राहुल गांधी जी ने किया था, मीडिया उन सभी लोगों के घर में गई, सबने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर अब मीडिया इस चीज को कैसे ये दिखा दे कि नहीं नहीं ये तो झूठ बोल रहे हैं। और अपूर्वा जी, यादव जी बैठे हुए हैं, मीडिया के साथ आपने क्या किया? अभी एक मैगजीन ने कुछ खिलाफ छाप दिया, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, आप सड़कों पे उतर। ठीक है कौशिक जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक सवाल यहाँ पर अवधेश पांडे जी से है। सिंह यादव ने हल्ला बोल किया था अखबारों के दफ्तरों में। कौशिक जी मैं लौटूंगी आपके पास सर, एक मिनट सर, बस एक मिनट। अवधेश पांडे जी, अभी अतुल यादव जी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने ट्रेनिंग नहीं दी है बीएलए को, अब वो उनको नहीं पता है कि क्या ये प्रक्रिया है, कैसे की जा रही है। क्या वाकई ट्रेनिंग नहीं दी गई है? बीएलए तो समाजवादी पार्टी ने भी अपने लगा रखे हैं, कार्यकर्ता अपने भी उन्होंने लगा रखे हैं। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि ये मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम लगातार प्रत्येक वर्ष चलता है और सभी बीएलओ को भी जानकारी है। जिले स्तर पर राजनीतिक दलों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी भी बैठते हैं, वो सब सारी चीज जानते हैं। 3 प्रकार के वोट कटते हैं, एक जो एब्सेंट है, एक जो डेथ है, एक जो शिफ्ट हो गए हैं। इनका वोट मतदाता सूची से निकालना है, मतदाता सूची को शुद्ध करना है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए भारत के जनमानस को समझना पड़ेगा कि इस देश का जनमानस क्या चाहता है। जब आप उसके विरुद्ध लगातार बयानबाजी करेंगे, आपकी सरकार आएगी तो आप जंगल राज स्थापित करेंगे, परिवारवाद स्थापित करेंगे, तो जब विकास और सुशासन जो स्थापित करेगा जनता उसी को चुनती है। बिहार में ना मुझे टोकना देश के अंदर जो बिहार में ना जो पांडे जी सुन लीजिए, अभी शपथ हुई है। ठीक है एक मिनट नहीं अतुल यादव जी सर, अतुल यादव जी सर बीच में इंटरप्ट मत करिए सर, बार बार मत करिए सर, बार बार इस तरह से मत करिए अतुल यादव जी, बार बार इस तरह से बीच में इंटरप्ट मत करिए सर। ठीक है अवधेश पांडे जी अपनी बात कंप्लीट करिए। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो जंगल राज कायम करेंगे उनको जनता नहीं चुनेगी, जो विकास और सुशासन स्थापित करेंगे उनको जनता चुनेगी। देश के अंदर मोदी जी विकास और सुशासन स्थापित कर रहे हैं, देश का सम्मान बढ़ रहा है और लगातार जनता से कनेक्ट है, इसलिए जनता का भरोसा मोदी पर और एनडीए बीजेपी की सरकारों पर बना हुआ है। ये संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उसके विरुद्ध बोलते हैं, संविधान के विरुद्ध बोलते हैं। जितनी ताकत, जितनी युक्ति ये बहाना बनाने में खोजते हैं, उसका 1% अगर अपने पार्टी को मजबूत करने में जनता के बीच में जाने की कोशिश करें तो निश्चित ही इनका कुछ न कुछ होने वाला है। लेकिन क्या करते हैं ये तो मनमानी करते हैं। 1975 के अंदर इन्होंने इमरजेंसी लगा दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी संविधान युक्त काम करती है, अगर भारतीय जनता पार्टी 370 कायम को हटाती है तो कहते हैं कि खराब है। अगर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनाने में सहयोग करती है तो सनातन के विरुद्ध गाली देते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने का काम करती है, आखिर बताइए क्या कारण है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बार बार आ रही है और कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी से भी देखने को नहीं मिल रही है। तो ये तो 95 मैच हुए हैं, रतन तिवारी जी, 95 मैच में जो लगातार 0 पर आउट हो रहा है, उसको आप अपने कप्तान बना रहे हो, अपनी टीम की बागडोर दे रहे हो, तो टीम कैसे जीतेगी? टीम तो एक ऐसे परफॉर्मेंस से जीतती है जिसमें हर खिलाड़ी अपना अच्छा प्रदर्शन करता है। क्लोजिंग कमेंट, चूंकि सर चर्चा अपने अंतिम चरण पे, तो मैं चाहूंगी कि क्लोजिंग कमेंट की शुरुआत रतन तिवारी जी से हो। रतन तिवारी जी, एसआईआर का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, वोट चोरी को लेकर बार बार ये चीजें सामने आ रही है कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है और मुझे नहीं लग रहा कि वो नैरेटिव बिहार में भी चल पाया। अब उत्तर प्रदेश में देखना होगा, पश्चिम बंगाल में देखना होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल से तो जितने भी घुसपैठिए हैं वो तो वहां से भागने की फिराक में है जैसे ही उनको पता चला कि अब एसआईआर होगा। तो जो इल्लीगल लोग थे अगर वो यहां से जा रहे हैं, हट रहे हैं, तो फिर क्यों परेशानी इतनी हो रही है? इसका ये तो फिर सीधा मतलब ये है कि इन्हीं इल्लीगल लोगों की वजह से कांग्रेस जीतती चली आ रही है, यही उनके वोटर्स हैं। अपूर्वा जी, अगर आपने घुसपैठियों की बात की तो शायद हमारे अवधेश पांडे जी होंगे, हमारे वकील वरिष्ठ पत्रकार जी हैं। यूपीए की गवर्नमेंट थी, यूपीए की गवर्नमेंट में 2004 की बात कर लीजिए, 2004 से
9 और 9 से 14 की बात कर लीजिए, हमने हर वर्ष 12,600, 12,700, 12,800 लगभग घुसपैठियों को हमने बाहर भेजा, हमने देश निकाल किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके आंकड़े उठा लीजिए, 300, 400, 500, 800 से ज्यादा आप बता दीजिए। तो हमारी सरकार में हमने कितने लोगों को बाहर भेजा, इनकी सरकार में ये कितने लोगों को बाहर भेज रहे हैं, ये आंकड़े हैं और सदन में ये आंकड़े पेश हो चुके हैं। तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी की एसआईआर की प्रक्रिया भी तो यही कह रही है ना, एसआईआर की प्रक्रिया भी तो इसीलिए हो रही है ना, और जनता फैसला करेगी। कौशिक जी, एसआईआर की प्रक्रिया भी यही है, इसीलिए हो रहा है कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो। बिहार में भी हमने देखा 65 लाख लोगों के वोट कटे, एक भी शख्स सड़कों पर नहीं आया या जिसने ये शिकायत की हो कि हमारा वोट कट गया, हम वोट नहीं दे पाए। इसका मतलब ये सारे इलीगल थे। पूर्वा एसआईआर कार्यक्रम से वोट कट गया बांग्लादेशी का, क्या फर्क पड़ा? रह तो वही रहा है ना, खा तो यही रहा है हम लोगों का, नौकरी तो हमारी छीनना है ना। वो उत्तर प्रदेश में आपने देखा एक बांग्लादेश का 18 साल से नौकरी कर रहा था, सरकारी नौकरी कर रहा था, वो नहीं मिल रहा है। एसआईआर कार्यक्रम के बाद यदि जो वोटर छूट रहे हैं या जो नाम में नहीं है, उनके साथ सरकार क्या करेगी? सरकार के पास क्या ब्लूप्रिंट है? और ये मैं तिवारी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी फेलियर हुई है। बाहर के घुसपैठियों को कब फेंका जाएगा बाहर? मैं लगातार 2004 से लेकर के 2025 तक संसद सत्र में जब ये सवाल पूछा जाता है कि घुसपैठिए कितने हैं देश में, तो 2 करोड़ से नीचे की संख्या नहीं आती, चाहे यूपीए की सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो। वहां 2 करोड़ से स्टार्ट हुआ, यहां 2.25 करोड़ तक आ गया। ये तो है, ये तो बोलते हैं, पर ये पूछा जाए कि हर प्रदेश में कितना है, जिले में कितना है, वो आंकड़े नहीं है। बाहर कब जाएंगे इसका ब्लूप्रिंट नहीं है। तो यहां निश्चित तौर से केंद्र सरकार को प्रदेश सरकारों से मिलकर के एक व्यापक ब्लूप्रिंट तो बनाना पड़ेगा कि जो घुसपैठिए शब्द का उपयोग कर, जैसे नक्सलवाद को देखा ना, मार्च 2026 तक खत्म हो जाएगा और 95% खत्म हो गया, 5% रह गया है। तो ये सरकार की सराहना हो रही है। मैं तो ये कहूंगा कम से कम घुसपैठिए पे भी एक डेट फिक्स कर दी जाए कि घुसपैठिए से इस वर्ष तक, इस महीने तक घुसपैठिए मुक्त हो जाएगा देश। ठीक है, बिल्कुल सर। चूंकि देखिए वक्त इतनी इजाजत दे रहा है इस चर्चा के लिए, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अतुल यादव जी, सुनील कौशिक जी, अवधेश पांडे जी और रतन तिवारी जी। तो बार बार यहाँ पर इस चर्चा का सार यही निकल के सामने आ रहा है कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है, ये किसी पार्टी की प्रक्रिया नहीं है, ये लोकतंत्र का एक अभियान है। नकली वोटर्स हटेंगे, इलीगल वोटर्स हटेंगे, तभी असली वोटर्स जुड़ पाएंगे। और बार बार जो ये प्रक्रिया घुसपैठियों को हटाने को लेकर कही जा रही है, इसमें सरकार को भी सोचने की जरूरत है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में अगर घुसपैठिए इतने लंबे वक्त से अगर हमारे देश में रह रहे थे, काम वो यही कर रहे थे और हमारे देश के लोगों का हक अगर वो छीन रहे थे, तो फिर इनकी एक डेडलाइन कब सेट होगी? खैर, उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विपक्ष और पक्ष आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, भिड़ रहे हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट बिहार चुनाव के नतीजों का उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, वो शायद यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती खड़ा कर रहा है। तो आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को डबल इंजन सरकार ने दी है नई पहचान। कर्मयोगी सरकार ने किया है वो दमदार काम जो दशकों तक था सिर्फ सपना। उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में गन्ना किसानों को किया गया है रिकॉर्ड 2